कार्नो हीट इंजन एक क्लोज सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ सिर्फ हीट और वर्क एक्सचेंज करता है। तमाम साइक्लिक हीट इंजन्स हीट सोर्स से हीट डिराइव करते हैं, उसमें से कुछ को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं और रिमेनिंग को रिजेक्ट कर देते हैं हीट सिंक में। हकीकत में तमाम इंजन्स में डिसिपेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। डिसिपेटिव लफ्ज़ डिसपियर से निकला है, यानी कुछ हीट लूज़ हो जाती है, डिसपियर हो जाती है फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स की वजह से। जाहिर है, मैकेनिकल पार्ट्स के आपस में टकराने से या फ्लूइड टू फ्लूइड फ्रिक्शन से। नतीजतन हीट इंजन की एफिशिएंसी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। हीट इंजन की एफिशिएंसी को कोई अल्टीमेट लिमिट पर सेट किया जाए, इसके लिए एक फ्रेंच मिलिट्री के इंजीनियर थे सादी कार्नो। उन्होंने 1824 में एक ख्याली आइडियल हीट इंजन कंसिडर किया जिसमें किसी किस्म की हीट लॉसेस या फ्रिक्शन नहीं थी, और उस इंजन को नाम दिया अपने ही नाम पे, कार्नो इंजन। एक्चुअल हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नो हीट इंजन से हमेशा कम होगी। कार्नो इंजन के पार्ट्स में गैस सिलेंडर होते हैं जिनकी वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग होती हैं। इंसुलेटिंग मतलब हीट अंदर बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसकी बेस परफेक्टली कंडक्टिंग होती है, यानी 100% हीट को कंडक्ट करती है। इसका पिस्टन परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, वेटलेस होता है यानी वज़न ना होने के बराबर, और फ्रिक्शनलेस होता है यानी स्मूथली मूव कर सकता है। कार्नो साइकिल। हीट इंजन का साइकिल तब कंप्लीट हो जाता है जब सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएं। सबसे एफिशिएंट इंजन कार्नो इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल को कार्नो साइकिल कहते हैं। इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल जो यहाँ रेड से शो किए हैं और 2 एडियाबैटिक जो यहाँ ग्रीन से शो किए हैं। अब चलते हैं वन बाय वन इन 4 प्रोसेसेस की तरफ। ये इसका स्टार्ट पॉइंट है जहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस या सिस्टम इनिशियल पोजीशन पे है। यहाँ इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। यहाँ से पहला प्रोसेस शुरू होना है जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें गैस सिलेंडर को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर रख दिया जाता है जिसका टेम्परेचर T1 है, और कुछ हीट एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब हो जाती है गैस में, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है V2 तक, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है P2 तक, मगर टेम्परेचर T1 पे कांस्टेंट रहता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखना, बुक की तरह पैराग्राफ शेप में नहीं। आप इस तरह लिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2, प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम P1 टू P2, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T1, absorbing heat Q1 under isothermal expansion. Process is represented by curve AB. नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मतलब हीट ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, इसलिए गैस सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाएगा और गैस को अलाउ किया जाता है फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ तक कि वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ होके V3 हो जाए और प्रेशर मज़ीद डिक्रीज़ होके P3 हो जाए। पर इस बार टेम्परेचर भी फॉल होता है फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि अब ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V2 टू V3, प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम P2 टू P3, टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T1 टू T2 अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व BC। नेक्स्ट है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें गैस सिलेंडर, जिसको हम कार्नो इंजन भी कहते हैं, को रखा जाएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे जिसका टेम्परेचर T2 है। अब गैस को कंप्रेस किया जाता है उसके ऊपर कुछ लोड इंक्रीज करके, और ऐसा करने पे हीट -Q2 गैस से रिजेक्ट होती है। क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन के नतीजे में टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देना, इसलिए जो है हीट रिजेक्ट होती है। इस प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज होकर V4 पे आ गया और प्रेशर इंक्रीज होकर P3 पे आ गया, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा T2 पे क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन थी। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V3 टू V4, प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P3 टू P4, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T2 अंडर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD। फाइनल स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन।
इसमें गैस सिलेंडर को फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया जाता है ताकि ना कोई हीट अंदर आ सके ना बाहर जा सके। अब गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है इसकी इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 तक। इसको पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V4 टू V1, प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P4 टू P1, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T2 टू T1 अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबैटिक कर्व DA। कार्नो इंजन एक साइकिल में जो वर्क परफॉर्म करता है वो है डेल्टा W, जो कि डिफरेंस है वर्क डन ड्यूरिंग 2 एक्सपेंशंस और 2 कंप्रेशंस। जो नेट हीट एब्जॉर्ब हुई 1 साइकिल में उसी ने वर्क किया है और वो है Q1 माइनस Q2। Q1 वो हीट है जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एब्जॉर्ब हुई और Q2 वो हीट है जो आइसोथर्मल कंप्रेशन में रिजेक्ट हुई। एरिया ABCDA क्लोज पाथ रिप्रेजेंट करता है नेट वर्क डन जो इंजन ने एक साइकिल में परफॉर्म किया। अब एफिशिएंसी निकालनी है इसकी, जो कि है आउटपुट ओवर इनपुट। इस केस में आउटपुट है वर्क और इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। इसको हम लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर Q1। डेल्टा W की जगह हम वैल्यू डाल देंगे Q1 माइनस Q2, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। कैसे? क्योंकि Q1 ओवर Q1 से आ जाएगा 1 और माइनस Q2 ओवर Q1 को एज इट इज़ लिख देंगे। देखें, आइडियल गैस में एब्सोलूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स के, जो कि हीट पे डिपेंड करते हैं। लिहाजा Q2 ओवर Q1 को हम लिख सकते हैं T2 ओवर T1। इसलिए ईटा की वैल्यू बन जाएगी T1 माइनस T2 ओवर T1, जो कि इक्वल है 1 माइनस T2 ओवर T1। तो आप कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के लिए ये दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। और इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर्स पे। अगर हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर को टेम्परेचर 0 केल्विन पे सेट करें तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 यानी 100%, जिसका मतलब होगा कि सारी की सारी जो एब्जॉर्ब्ड हीट थी Q1 वो वर्क करने में कन्वर्ट हुई है और कोई हीट रिजेक्ट नहीं हुई है, जो कि केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक नामुमकिन है, क्योंकि नॉर्मल इंजन्स में फ्रिक्शन होती है और कंडक्शन रेडिएशन की वजह से हीट लॉस भी होती है। Study with me, a learning experience.